अस्सलाम नाज़रीन, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। महरोज़ ने आज की मीटिंग बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा था। उसने कहा कि सर अगर एब्राहम अकॉर्ड पाकिस्तान साइन करता है तो कितने मज़ीद मुल्कों की हमें वीज़ा फ्री एंट्री मिल जाएगी। गालबन आप कहते हैं 20-22 मुल्क हैं जिनमें से एक इंशाल्लाह जहन्नम भी होगा। उसकी वजह यह है कि जब आप एक अपार्थाइड जेनोसाइडल स्टेट को रिकगनाइज़ करते हैं, उसके साथ नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं, जो बेसिकली पर्पज़ है एब्राहम अकॉर्ड्स का, जिस तरह यूएई नहीं किया है, तो मेरा ख्याल है कि जितने गुनहगार हम हैं इस गुनाह के बाद सॉर्ट ऑफ हम पास द लिमिट हो जाएंगे, शायद अल्लाह हमारी मगफ़रत करें। और मेरा ख्याल है एक मुल्क को रिवॉर्ड करना लोगों का कत्ले आम करने के लिए फेल रिडिकुलस है, और वो भी पहले एज इन्वेडर्स आके एक जगह में फिर उसको टेक ओवर करना, वो भी मॉडर्न डे हिस्ट्री के अंदर, और फिर अपार्थाइड करना बहरहाल। लेकिन पाकिस्तान लग रहा है कि उसी तरफ जा रहा है। पूछे क्यों? किसी मेन स्ट्रीम चैनल ने आपको ये नहीं बताया। लेकिन डॉक्टर शमा जुनेजो साहिबा जो काफ़ी ज़ेर तनकीद थी जब वो ख्वाजा आसिफ साहब के पीछे बैठी हुई थी, यूएन में पाकिस्तान के साथ गई थी, बताया उनके पास सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं जो इसराइल की नॉर्मलाइजेशन की फेयरली ओपनली बातें कर रही थी, उन्होंने ट्वीट किया कि सरदार यासिर इलियास खान जो इस वक्त नेशनल कोऑर्डिनेटर टू पीएम ऑन टूरिज़्म है, वैसे सेंटोरस मॉल के ओनर भी हैं, और इनके जो भाई थे वो क्या कहते हैं आज़ाद कश्मीर के पीएम सरदार तनवीर इलियास साहब हैं, और इनके मरासिम तकरीबन सारी गवर्नमेंट से ठीक रहते हैं। बस इनकी पिछली गवर्नमेंट से भी बनते थे, उससे पिछली से भी बनते थे, इनके मरासिम खादी ये वो लोग हैं जो हमेशा बेनिफिट करते रहे। बेसिकली वो मुलाकात करते हैं माइकल इज़हाकोफ से, जो इसराइल के टूरिज़्म मिनिस्ट्री डायरेक्टर जनरल हैं, यानी कि जिस डिपार्टमेंट को हमारे सरदार यासिर इलियास साहब रिप्रेजेंट करते हैं, वो अपने काउंटर पार्ट तकरीबन इसराइली से मिलते हैं, और वो कहते हैं वी आर ऑलवेज ओपन फॉर एवरीथिंग। No, 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 no. We are always open for everything. I'll tell you why, because we're in a country which is perceived very differently. एक टूरिज़्म का बंदा इसराइल के टूरिज़्म डिपार्टमेंट वाले बंदे से मिले, कह रहा है वी आर ओपन फॉर एवरीथिंग। अब मेरा नहीं ख्याल सरदार यासिर इलियास साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं, वो फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है पाकिस्तान के, कोई इतने अहम डिसीजंस लेंगे। कोई तो डायरेक्टिव, कोई तो कन्वर्सेशन है इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, जो बिहाइंड द सीन्स हो रही है। ये जो आप 27वीं तरमीम देख रहे हैं, आपने उससे पहले 26वीं देखी, और अब मार्केट में खबर है कि 28वीं आ रही है। ये आइसोलेशन में नहीं आ रही, ये सिर्फ़ और सिर्फ बुग़्ज़े इमरान खान के डर से नहीं आ रही, इसके पीछे एक लार्जर एजेंडा है। ऑल ऑफ अ सडन आप देखते हैं कि अफ़गानिस्तान के साथ आबी कशीदगी पीक पे चली जाती है, जब बागराम एयरबेस मांगी जाती है उसके बाद ये सब कुछ होता है। ईरान जिसने आपको पैसे दिए हैं पाइपलाइन बनाने के लिए, उनको आप इग्नोर कर रहे हो जैसे वो आपकी कोई एक्स गर्लफ्रेंड है। और ऑल ऑफ अ सडन आप देखते हो कि 2-2.5 साल में मुल्क में फ़लस्तीन के इशू पे बात करने पे आप पे क्रैकडाउन होता है, जो मेरा ख्याल है पहले कभी शायद नहीं हुआ था। तो आपको समझ आता है कि एक लार्जर गेम एट प्ले है। डोनाल्ड ट्रंप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अपने पास अमेरिका 2 दफ़ा दावत से बुलाते हैं, शहबाज शरीफ साहब को बुलाते हैं, यहाँ पे सारे टाउट कहते हैं जनाब क्या बात है, पाकिस्तान की सुनी जा रही है। फंडामेंटली एक चीज़ तो साबित होती है कि हमारी इंटेलिजेंसिया, हमारा डीप स्टेट, हमारे सियासतदान, हमारे मीडिया पर्सनैलिटीज़ गोरे की ग़ुलामी में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। जब अमेरिका हमारे बारे में बुरा कहता है तो हम एज ए इंटेलिजेंसिया, एज ए गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, एज ए डीप स्टेट कहते हैं कि जनाब कितनी बुरी हमारी फॉरेन पॉलिसी है। साथ फिर हमें लोग ये दर्स देते हैं कि जनाब अमेरिका हाकिम वक्त है। तो जो बंदा गलत है वो गलत है। अगर एक बंदा इसराइल में जेनोसाइड फंड कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, कवर दे रहा है, B-2 बॉम्बर उड़ा के ईरान पे हमला कर रहा है, तो हम उसकी चापलूसी क्यों करें? एक चीज़ बुनियादी तौर पे एज एन एवरेज पाकिस्तानी आपको समझनी है। पोस्ट 26वीं तरमीम, पोस्ट 27वीं तरमीम, मैं और आप इस पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इरेलेवेंट हो गए। ये फंडामेंटली आप बात समझ लें। इसलिए अब हमारी फॉरेन पॉलिसी हमें रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, हमारी ख्वाहिशात जज्बात को रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, जैसे यूएई की फॉरेन पॉलिसी नहीं करती, जैसे सऊदी अरेबिया की नहीं करती, जैसे इजिप्ट की नहीं करती। तो हमारे ऊपर हमेशा वेस्टर्न सुपर पावर्स ने जालिम लोग ही मुसल्लत किए हैं, ताकि वो हमारा जो हकीकी ओपिनियन है वो कभी ऊपर आने ना दें। और ये चीज़ एक्सपोज किसने की? सबसे बड़ी इजराइल नॉर्मलाइजेशन की फ़ैन गर्ल की डॉक्टर शमा जुनेजो साहब ने, और उन्होंने भी बुग्ज़ में की कि मेरी इतनी बेइज्जती हुई थी तो सरदार यासिर इलियास ही क्यों नहीं हो रही। तो मैं शमा साहबा का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने एक्सपोज किया दोबारा से हमारे मीडिया चैनल्स को, हमारी गवर्नमेंट और उनके दोगलेपन को,
तो इज़राइल नॉर्मलाइजेशन वेरी मच ऑन द कार्ड्स लग रहा है, एब्राहम अकॉर्ड्स वेरी मच ऑन द कार्ड्स लग रहे हैं। अब 27वीं तरमीम ज़रदारी साहब ने असेंट दे दिया है, वो मार्केट में आ गई है, तो इसके ऊपर हम अंडरस्टैंड करते हैं कि हो क्या रहा है। अब चीज़ें क्लियर होंगी और आने वाले दिनों में मज़ीद क्लियर होती नज़र आएंगी। हमने आपको शुरू में बताया था कि ये पूरी की पूरी तरमीम बेसिकली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए की जा रही है, बाकी सब कुछ फ्रूई है, सेकेंडरी है। बिलावल साहब ने एक बड़ी इम्पैशन तकरीर दी, किसी का बाप 18वीं तरमीम को टच नहीं कर सकता, और उस पर बहुत ही अच्छा जवाब कामरान साहब ने दिया था। उन्होंने कहा जो बाप है वो जब चाहेगा 18वीं तरमीम तब्दील कर देगा। ये एक स्टूपिड बहस है जिसमें आपको डाला जाता है इन बयानात के अंदर, इनके रिस्पॉन्सेस के अंदर, बिकॉज 18वीं तरमीम हो, 26वीं हो, 27वीं हो या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हो, दीज आर ऑल जस्ट पीसेस ऑफ पेपर। इन्हों कभी भी टोकर के बिन में फेंक दिया जा सकता है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का टेन्योर स्टार्ट होगा, उनका 5 ईयर टेन्योर स्टार्ट होगा एज चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आफ्टर अपॉइंटमेंट, यानी जब नोटिफिकेशन होगी उस दिन से 5 साल का स्टे स्टार्ट होगा। सो लग ये रहा है कि चीफ इज़ हेयर टू स्टे फॉर टिल 2030। एक्सटेंशंस की पॉलिसीज़ आर नॉट वेरी मच क्लैरिफाइड कि इस ओहदे पे होती हैं कि नहीं, बट लेट्स सी, 5 साल एक बड़ा तवील अरसा है, कोई नई तरमीम की ज़रूरत होगी तो पता चल जाएगा। लेकिन इसका ये मतलब है कि नेक्स्ट इलेक्शन साइकिल के अंदर भी सुप्रीम कमांडर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब ही होंगे, विच बेसिकली मीन्स कि नून लीग एंड पीपल्स पार्टी अभी भी अपने टोज़ पे होंगी। वो डीप स्टेट की खुशामद के लिए अभी भी कुछ भी करने को तैयार होगी, क्योंकि 26वीं यानी तरमीम की बारी हमने देखा था कि बहुत तगोदाव हुआ था, बंदे उठाए गए थे, बंदे गायब किए गए थे। 27वीं की बारी ऐसा कुछ नहीं हुआ, सॉर्ट ऑफ बड़े स्मूथली वो सेनेट में आई, सेनेट से पास हुई, पार्लियामेंट में गई, पार्लियामेंट से वापस सेनेट में गई, कुछ चेंजेस हुए, सेनेट से वापस पार्लियामेंट जाकर हर चीज़ ओके बन गया। जो इमीडिएट डैमेज होना है, बिकॉज बेसिकली 27वीं तरमीम सिर्फ रेटिफाई करती है कि मुल्क जो है वो डीप स्टेट चला रहा है, पता तो हम सबको भी पहले था, लेकिन सिर्फ उसको एक आप समझे एक अमली एक शक्ल दे दी कि जनाब ये ही है मालिक। इनफैक्ट दुनिया का भी तज्जिया ये है, लेकिन जो इमीडिएट अफेक्ट आ रहा है वो एक्चुअली आपके जुडिशल सिस्टम पे आ रहा है। वो कैसे आ रहा है मैं आपको समझाता हूँ। आपकी 27वीं तरमीम के बाद फॉर्मर अटॉर्नी जनरल जनरल मखदूम अली खान साहब, जो इस वक्त लॉ एंड जस्टिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान में थे, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। मंसूर अली शाह, अतर मिनल्ला साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया। अभी मज़ीद इस्तीफ़े एक्सपेक्टेड हैं। 2 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस लगता है इस्तीफ़ा दे देंगे, और बाकी आपके हाई कोर्ट्स में भी यही फीलिंग आ रही है। यही फीलिंग क्यों आ रही है, मैं उसकी एक बुनियादी वजह देता हूँ। एक सिर्फ ये नहीं कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की जा रही है जुडिशरी के अंदर, उसकी वजह ये है कि जो जजेस का ट्रांसफ़र का काम था वो भी अब हमारी जेसीपी करेगी। इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि बेसिकली जेसीपी है क्या। जेसीपी एक इदारा है जिसका पर्पज़ है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। इसकी कॉम्पोजिशन क्या है? 13 लोगों का ये इदारा है। ये बाय द वे 26वीं तरमीम में बना था। उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एज चेयरमैन ऑफ जुडिशल कमीशन है, 3 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, 1 सीनियर मोस्ट जस्टिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, जो बेंच बाय द वे अब ख़त्म हो गया है। तो हम अस्यूमिंग क्या कहते हैं कि जेसीपी के अंदर भी कोई मॉडिफिकेशन आ सकती है। पर फेडरल मिनिस्टर ऑफ लॉ यानी कि सरकार, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान यानी कि गवर्नमेंट, 2 मेंबर फ्रॉम नेशनल असेंबली, 2 मेंबर फ्रॉम सेनेट, और ये सारे चुने जाएंगे जो 2 मेंबर नेशनल असेंबली, 2 मेंबर सेनेट हैं, नॉमिनेटेड बाय लीडर ऑफ द हाउस, और 2 नॉमिनेट होंगे ऑपोजिशन की तरफ से। और ये सारे मिल के, और सॉरी माज़क साथ पाकिस्तान बार काउंसिल का भी एक बंदा होगा, और एक औरत या नॉन मुस्लिम नॉमिनेट किया जाएगा नेशनल स्पीकर की तरफ से। यानी कि वर्चुअली जो गवर्नमेंट है उसके पास 4-5 वोट आ गए, और जो पार्लियामेंट में ऑपोजिशन के हालात है तो वो वोट भी हम गिन लेते हैं। तो वर्चुअली आपका जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, यानी कि जो बंदा इलेक्शन जीत के आता है, वो डिटर्मिन करेगा कि जजेस कौन किस तरह ट्रांसफ़र होंगे। इंटरेस्टिंग इनफ ये लिस्टें बन चुकी हैं कि कौन से जजेस ट्रांसफ़र हो रहे हैं, और हम आपको बता भी सकते हैं। इस वक्त प्रपोज्ड हैं 27वीं तरमीम के बाद 10 लाहौर हाई कोर्ट जजेस और 4 इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस को शिफ्ट किया जाए। ये ट्रांसफ़र होंगे 6 से लेके 2 साल तक। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से आज हम यहाँ पे हैं। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हम ये कंटेंट बनाते रहते हैं। आप लोगों की सपोर्ट हमें चाहे इनबॉक्स डीएम की मद में है, चाहे वो कमेंट की मद में है, या स्पेशली 3000 रुपये की सब्सक्रिप्शन की मद में है, हमारे काम को बहुत आगे लेके जाती है। हमें किसी प्लेटफॉर्म की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। आपके सामने हमारा चैनल डिमोनेटाइज हुआ है, 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा, उसकी वजूहत भी हमने आपको बताई हैं।
डिमोनेटाइजेशन या फिर किसी की आवाज़ बंद कर देना बहुत गलत है, चाहे वो किसी भी इशू पे बात कर रहा हो। फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ खड़े हुए और हमें 3000 रुपये की सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करें। हमने ऑलरेडी ज़्यादा कंटेंट प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया अपने पेड सब्सक्राइबर्स के लिए, और हमारी इवेंचुअली कोशिश होगी कि जो हमारा आधा कंटेंट है वो पेड सब्सक्राइबर्स के लिए ही हो। तो ईऑन फैमिली का पार्ट बने, 3000 रुपये दें, सब्सक्राइब करें। तक बेसिकली आप 6 महीने में हमारी बात मान जाए, नहीं तो 2 साल तो आप यहीं पे हैं। और ये ट्रांसफ़र कहाँ पे हो रहे हैं ये याद रखिए, ये लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट, यानी लाहौर द कैपिटल ऑफ पंजाब का हाई कोर्ट और इस्लामाबाद जो फेडरल टेरिटरी है उसका कैपिटल का हाई कोर्ट, इनको शिफ्ट किया जाएगा। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ज़ोब बेंच, सिंध हाई कोर्ट लड़काना बेंच, सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच, सिंध हाई कोर्ट मीरपुर ख़ास बेंच। इट्स ऑलमोस्ट एज इफ इनको सज़ा दी जा रही है, और जब आप नाम पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा क्यों। लाहौर में से कौन प्रपोज हैं? जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा, फैसल ज़मान ख़ान, शाहिद करीम, साजिद महमूद सेठी, असजद जावेद घुराल, तारिक सलीम शेख, आसिम हफीज़, अहमद रफ़ीक, अनवर हुसैन, रहील कामरान शेख, ये लाहौर से जा रहे हैं। और इस्लामाबाद से जा रहे हैं मोहसिन अख्तर कियानी, सरदार एजाज़ इसहाक खान, तारिक महमूद जहांगीरी, और सबसे जो नोटी थे बाबर सत्तार साहब। जो लोग कह रहे थे कि हम इंटरफेयर नहीं कर रहे, हम जुडिशल इंडिपेंडेंस क्रिएट कर रहे हैं, उनको तो रिक्वेस्ट करें कि अब तो सच बोल दें। तो बेसिकली आपको वाज़ेह नज़र आ रहा है कि यू आर ईदर विद अस और अगेंस्ट अस। एक जमहूरी निज़ाम के अंदर 3 डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं। एक गवर्नमेंट होती है, उनका ओपिनियन होता है, एक ऑपोजिशन होती है, उनका ओपिनियन होता है, और फिर एक सेंटर के अंदर अवामुन्नास, पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स, मीडिया चैनल्स होते हैं जो देखते हैं इंडिपेंडेंटली कि पॉलिसी कौन सी अच्छी है, उसको मान ले। और इन 3 के बीच में आप एक नेशन स्टेट के पैराडाइम में ऑपरेट करते हैं। इन 3 के बियॉन्ड जो ऑपरेट करते हैं, जैसा टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं, उनको हम समझते हैं रेडिकल एलिमेंट्स जिनके खिलाफ स्टेट एक्शन लेता है। इस तरह एक कंट्री फंक्शन करती है। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक ओपिनियन है जो गवर्नमेंट आपको दे रही है, और जितने भी आपके पास मीन्स थे बाकी चीज़ों के, वो गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिए। प्रोटेस्ट, बोलना, वीडियोस बनाना, गवर्नमेंट हर हथकंडा इस्तेमाल कर रही है आपको तबाह करने के लिए। यानी गवर्नमेंट ने सारी ऑप्शंस ख़त्म कर दी, सिर्फ एक ऑप्शन रखी जो नेशन स्टेट के पैराडाइम से बाहर होती है, विच इज़ रिवोल्टिंग, सिविल अपराइजिंग, सिविल वॉर। इट्स ऑलमोस्ट एज इफ वो सारी सियासी जमातों को, सारे इन्फ्लुएंसर्स को, सारे टीवी चैनल्स को कह रहे हैं कि जनाब या आप हमारे साथ अग्री करें या आप वेपन्स उठाएं हमारे ख़िलाफ़। और वो ये क्यों कर रहे हैं? बिकॉज वो चाहते हैं कि आप वेपन्स उठाएं ताकि वो आपको टेररिस्ट लेबल करें और आपकी जेन्युइन कंसर्न्स को डिसमिस कर दें। TLP के अंदर हमने ये पूरा देखा। TLP गलत चीज़ें करता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन TLP जब पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा था, उनकी गलत चीज़ों को जक्सटपोज किया गया उसके ऊपर और उनका कत्लेआम जायज़ कर दिया गया। PTI ने गलत चीज़ें की हैं, उन गलत चीज़ों को उठा के जक्सटपोज किया PTI पे, और PTI को ख़त्म करने की साजिश होगी। और कल को मेरी पेशन गोई है नून लीग और PPP के साथ भी यही होगा, क्योंकि करंट सिस्टम में आपको नून लीग PPP भी नहीं चाहिए। बिकॉज ये बातें हम क्यों कर रहे हैं? मुझे बाय द वे पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जजेस अपॉइंट करे। पूछो मेरे साहब क्यों? उसकी वजह है, अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वोटों से इलेक्टेड है तो पाकिस्तान के लोगों की विल रिप्रेजेंट हो रही है। 4 साल बाद, 5 साल बाद, डिपेंडिंग ऑन योर डेमोक्रेसी, इलेक्शन होगा, वो या चेंज हो जाएगा या वो सपोर्ट हो जाएगा। अमेरिका के अंदर सुप्रीम कोर्ट की जजेस की अपॉइंटमेंट अमूमन जब कोई जज रिटायर होता है या कोई जज फौत होता है, नई अपॉइंटमेंट आ रही होती है तो बड़ा हॉट इशू होता है। प्रेसिडेंट्स पहले अनाउंस करते हैं रफरी वो किस तरह का जज चुनेंगे ताकि लोग उन पे वोट कर सके कि हमने इस प्रेसिडेंट को रखना है कि नहीं। जो बहुत बड़ा मुकदमा था बिटवीन फ्री चॉइस एंड अबॉर्शन, उस तनासुब में कई जजेस के नाम सामने आते थे, प्रेसिडेंशियल डिबेट से बात होती थी, लेकिन क्योंकि वहाँ वोट की इज्जत है और वोट से ही प्रेसिडेंट बनता है, ठीक है, तो लिहाजा लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। पाकिस्तान में 2024 में हमने क्या देखा, और हम पहले भी देखते हैं, लेकिन 2024 स्पेसिफिकली हम बात करेंगे कि वोट मैटर नहीं करता। अगर आप सिलेक्टेड हैं तो आपके लिए पहिया ईजाद किया जाएगा। पिछले इलेक्शन में हमने ये देखा था कि अगर आपके पास एक रफ मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानीज हैं और आपको कुछ वोट पड़ गए तो आपको सपोर्ट सीट्स दी जाती थी। इस दफ़ा तो आपके पास 20 या 22-30 सीटें थी, आपको बाकायदा गवर्नमेंट दी गई, इजाद किया गया पहिया। तो कोई भी ये पार्लियामेंट जो डिसीजंस ले रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के या कानून बना रहा है, उसमें हम कैसे यकीन कर सकें?
27वीं तरमीम की सबसे बड़ी तनकीद ये ही है जो 26वीं की भी थी। फिर नीचे निटी-ग्रिटी में भी तनकीदें हैं कि आप जुडिशल ओवरसाइट कर रहे हैं। अब चलें, हम तो पाकिस्तानी हैं, हम तो गवर्नमेंट के नाकदीन हैं, हम यूथी हैं, हम प्रो TLP हैं, हमारे नाम बदलते रहते हैं। बाय द वे, हमें लोगों ने इस्टेब्लिशमेंट का टाउट भी कहा है, PMLN का टाउट भी कहा है, PTI का टाउट भी कहा है। अल्हम्दुलिल्लाह कभी PPP का टाउट नहीं कहा, ये गुनाह हमसे नहीं हुआ। हमें TLP का टाउट कहा है, हमें जमात इस्लामी का टाउट कहा है, हमें दहशतगर्द का, सब कुछ ही कहा है। कई लोगों ने तो हमें लिबरल भी कहा है कि शायद हमारे ओपिनियन कुछ बहुत लिबरल है बार। लेकिन आपको दुनिया कैसे व्यू कर रही है? फाइनेंशियल टाइम्स कहता है कि पाकिस्तान पे जो इकोनॉमिक और रीजनल टेंशन्स हैं, आसिम मुनीर साहब उस सब के सेंटर बन चुके हैं, क्योंकि वो सेंटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड डिसीजन मेकिंग है। इस वक्त वो पोस्ट 27वीं तरमीम मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशनल फिगर इन पाकिस्तान बन चुके हैं। नॉट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशनल फिगर नहीं है, आसिम मुनीर साहब है। न्यूयॉर्क टाइम कहता है कि आसिम मुनीर साहब ने अपनी एक्सटेंडेड पावर सिक्योर कर ली है और लाइफ टाइम प्रोटेक्शन ले ली है। साथ ही न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है कि ये मूव वीकन करती है जुडिशरी की ओवरसाइट, यानी कि जुडिशरी को आपने तनाव में डाल दिया है, और ये एक्सपेंशन ऑफ मिलिट्री इंस्टीट्यूशनल इन्फ्लुएंस करती है। गार्डियन कहता है कि ये टर्निंग पॉइंट है पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए। टर्निंग पॉइंट उन्होंने मेरे ख्याल से थोड़ा मुनासिब लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया, ये मौत थी पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए। और कहता है कि ये जुडिशल इंडिपेंडेंस को लिमिटेड कर देगा। गवर्नमेंट क्लेम करती है, जो पाकिस्तान गवर्नमेंट है, गार्डियन रिपोर्ट कर रहा है कि इंस्टीट्यूशनल हार्मनी एंड स्टेबिलिटी होगी। ये बिल्कुल ठीक कहा है गवर्नमेंट ने। जब आप खुलेआम तस्लीम कर लें कि आप नौकर हैं और आपका मालिक कोई और है, तो हार्मनी तो आ जाती है, लेकिन वो हार्मनी फंडामेंटली नुकसानदेह है, उस पर हम बाद में आएंगे। DW कहता है कि लाइफ टाइम प्रिविलेज चीफ के लिए हो गया है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनेगा, और सरकार का क्लेम है कि स्पीड अप होगी कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस एंड स्ट्रेंथन होगा जस्टिस सिस्टम। हम इस पर भी बात करते हैं, दो बातें मैंने आपको भी ठहर के बतानी है। ब्लूमबर्ग कहता है कि इंस्टीट्यूशनल कंसोलिडेशन ऑफ मिलिट्री इन्फ्लुएंस हुआ है, और आसिम मुनीर साहब का जो इन्फ्लुएंस है ऑन सिक्योरिटी, फॉरेन पॉलिसी एंड इकॉनमी, वो सीमेंट हो गया। अब जो एक्सपर्ट ओपिनियंस हैं हम वो भी आपको दे देते हैं। ये बाय द वे एक्सपर्ट ओपिनियंस इतने एक्सपर्ट नहीं होते हैं, आपको समझाते हैं क्यों। माइकल कुगलमैन कहते हैं कि अमेंडमेंट डिफाइन करता है पावर स्ट्रक्चर बिटवीन सिविलियन एंड मिलिट्री इंस्टीट्यूशन, जहाँ पे मिलिट्री का पलड़ा भारी है, और ये लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ऑफर करेगा। मैं इससे इख्तलाफ करता हूँ। हमारी कोई भी मिलिट्री डिक्टेटरशिप लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी कभी भी नहीं दे सकी। इनफैक्ट मोस्ट मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स स्टार्ट करती हैं ऑन अ हाई, एंड करती हैं ऑन अ वेरी 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 डाउन लो, और उसके बाद मुल्क रिकवर नहीं करते। अहमद बिलाल महबूब साहब पिल्डेट कहते हैं कि सिविल मिलिट्री डोमेन क्लैरिफाई हो गया और ये पॉलिसी कोहेरेंस एट स्टेट लेवल इंप्रूव करेगा। आप लफ्ज़ों का चुनाव देखें, पॉलिसी कोहेरेंस एट स्टेट लेवल इंप्रूव करेगा। उन्होंने ये नहीं बताया कि पूरी आवाम जो है वो इसके नतीजे से इकोनॉमिक डिप्रेशन में चली जाएगी, पॉवर्टी इंक्रीज़ कर जाएगी, एजुकेशन स्टैंडर्ड्स मैटर नहीं करेंगे, एम्प्लॉयमेंट होगी कि नहीं, क्योंकि वो सब तो तबाह हो गया है। स्टेट लेवल कोहिसिवनेस ज़्यादा हो जाएगी। हमने कोहिसिवनेस करके क्या करना है? मैं सोचता हूँ हमारी पाक आर्मी ने इंडिया को बहुत अच्छी शिकस्त दी, हमारा दिफा किया, लेकिन अगर हम भूखे नंगे मर रहे हैं, हम रिप्रेजेंट नहीं हो रहे, हमें तकलीफ़ हो रही है, तो क्या फ़ायदा इस दिफा का? आप डिफेंड करते हैं जब आपके पास कुछ खोने को होता है। अनकरीब लगेगा कि हमारे पास खोने को ही कुछ नहीं है, माँ सिवाय उन चंद लोगों के पास जो अशराफियाँ हैं इस मुल्क की। मारिया सुल्तान साहिबा, जो चेयरपर्सन ऑफ साउथ एशियन स्ट्रेटेजिक एंड स्टेबिलिटी इंस्टीट्यूशन है, वो कहती हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रिकग्निशन एनहांसेस कंटिन्यूटी एंड स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी। हर कोई फोकस कर रहा है स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी के ऊपर, हर कोई फोकस कर रहा है नेशनल कोहिसिवनेस के ऊपर। जितने लोग आपकी फॉरेन पॉलिसी स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, वो सारे के सारे चाहते हैं कि आप एब्राहम अकॉर्ड्स में शामिल हैं, बिकॉज दैट इज़ द अल्टीमेट मिडिल ईस्टर्न स्ट्रेटेजिक गोल। मिडिल ईस्ट में जो तनाव आपने पिछले 40-50 साल से देखा है, जो वर्चुअली अमेरिका और इसराइल की वजह से ही हो रहा है। लोकल एक्टर्स को वो पैसे दे के इन पर प्ले अप ऑन करके अपराइजिंग्स क्रिएट करते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, फॉल्ट लाइन्स को एक्सप्लॉयट करते हैं, और उसमें वो एंड सोल्यूशन देते हैं कि आप इसराइल को तस्लीम कर लो और इसराइल लोकल डिक्टेटर होगा, यानी दे विल डोमिनेट। जिस तरह फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबियन पॉलिसी अक्सर औकात पाकिस्तान पॉलिसी डिक्टेट करती है, तो सऊदी अरेबिया को भी बताया जा रहा है कि आप भी इसराइल की अम्ब्रेला में चलें, ऑलमोस्ट इक्वल पार्टनर्स के तहत आ जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान ऑब्वियसली क्योंकि सबसर्विएंट टू सऊदी है, तो वो तो फिर इसराइल के नीचे ही लगेगा, और ये फंडामेंटल गोल है। और पाकिस्तान में बहुत सारी वाज़ेब कह रही है, अच्छा गोल भी है, हम वीडियो के स्टार्ट में ये डिस्कस कर चुके हैं।
दो बातें जो मैंने कहा था कि मैं आपको अभी ठहर के समझाऊंगा। सबसे पहली चीज़ कि वाई ए मिलिट्री डिक्टेटरशिप इज़ अ बैड आइडिया। बहुत बुरा लग रहा है उम्र के हिस्से में आपको ये समझाते हुए, मुझे उम्मीद थी कि पाकिस्तानी आपको समझ होगी। मिलिट्री की जो ट्रेनिंग्स हैं, जो उसकी प्रेपरेशंस होती हैं एज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या विद इन द मिलिट्री इटसेल्फ, दे आर नॉट इक्विप्ड टू हैंडल द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान और एनी पॉपुलेशन फॉर दैट मैटर, बिकॉज वो अल्ट्रा डिसिप्लिन फोर्स होती है। वहाँ पे मेट्रिक ऑफ राइट एंड रॉन्ग बहुत डिफरेंट होता है। वहाँ पे जस्टिस सिस्टम का आइडिया बहुत डिफरेंट होता है। उन सारी क्वालिटीज़ को जब उठा के पॉपुलेशन पे लगाते हो तो यू एक्चुअली क्रिएट अ पॉपुलेशन जो रिजेंट करना शुरू कर देती है आर्म फोर्सेस को। जितनी आर्म फोर्सेस पावर कंसोलिडेट करती है उतनी उनकी रिजेंटमेंट इंक्रीज़ करती है। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन एक कू के ज़रिए पावर में आते हैं। इराकी आर्मी उस वक्त काफ़ी मकबूल थी, उनकी माइनर वॉर्स में विन्स थी। इवेंचुअली उनकी जो डिस्पोटिक नेचर है, बिकॉज विद इन द आर्मी इटसेल्फ एक बहुत डिसिप्लिन फोर्स है, वो जब अवाम पे इम्पोज होती है तो अवाम फिर रिवोल्ट करती है और आज तक इराक की आर्मी रिकवर नहीं कर पाई। सेम इज़ ट्रू फॉर अदर नेशन स्टेट्स। सबसे करीब मिसाल पाकिस्तान की जो मिलती है इस वक्त, वो एक्चुअली इजिप्ट को मिलती है। इजिप्ट के लोगों को मैनेज करने के लिए वहाँ पे इसराइल और अमेरिका ने ऑर्केस्ट्रेट करवाए कूज अंटिल इवेंचुअली एक मिलिट्री बैक्ड डोमिनेंट सिस्टम हावी आ गया, जो अब पाकिस्तान में आ गया है, बिकॉज वो इसराइल को और अमेरिका को सूट करता था। सो अगर सेम सिस्टम पाकिस्तान में आ गया तो आप खुद समझ सकते हैं ये किसको सूट करता है। दूसरी बात जो मैंने कहा था मैं आपको समझाऊंगा, वो था कि पॉलिसी कोहेरेंस एट द स्टेट लेवल की बात क्यों की जा रही है। पॉलिसी कोहेरेंस एट द स्टेट लेवल की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि जितने मेट्रिक्स थे एक नॉर्मल डेमोक्रेसी की फंक्शनिंग के लिए, जीडीपी पर कैपिटा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इस पे गवर्नमेंट कर कुछ नहीं सकती। बिकॉज जब आप वेस्टर्न सुपर पावर्स की बात मानते हो तो उनके पास मुख्तलिफ ट्रैप्स होते हैं आपको फंसाने के लिए। सबसे पहला IMF होता है। IMF पब्लिक स्पेंडिंग को कट डाउन करता है, तो कोई भी मीनिंगफुल चेंज नहीं किया जा सकता। लॉन्ग टर्म रिस्ट्रक्चरिंग पॉलिसीज़ को इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, सोशल सर्विसेज, हेल्थ केयर वो करने नहीं देता, तो अगेन आवाम का फ़ायदा नहीं किया जा सकता। और इनफैक्ट वो आपसे इमीडिएट कैश बैक्स लेता है, जिसका मतलब है कि आप शॉर्ट टर्म गेंस की इकॉनमी बनाते हैं। और ये वो वजह है कि एक तरफ से वो आपको IMF के ट्रैप में फंसाते हैं, जहाँ से आप मज़ीद गड्ढे में फंस जाते हो, मौत नज़र आती है, और फिर वो आपसे कोई बड़ी चीज़ मनवाते हैं। आप देख लें कि जब जब पाकिस्तान के अंदर एक मिलिट्री डिक्टेटर या एक मिलिट्री बैक्ड गवर्नमेंट को सपोर्ट मिली है अमेरिका की तरफ से, तो वो मिली किस चीज़ के लिए? एक मेजर ग्लोबल शिफ्ट्स के लिए। ज़िया उल हक साहब का दौर देख लें, मुशर्रफ साहब का दौर देख लें, और आज आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ साहब का दौर देखें, तो एक मेजर पॉलिटिकल शिफ्ट हो रहा है। राइज ऑफ चाइना से अमेरिका की पोजीशन ग्लोबल स्टेज पे वीकन हुई है, जहाँ पे पाकिस्तान इसको एडवांटेज के तौर पर ट्रीट करता और दो घरों से पैसे लेता। पाकिस्तान ने स्ट्रेटिजिकली अपना पार्टनर चाइना को छोड़ के जाके अमेरिका के साथ समझौते किए हैं और लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो 27वीं तरमीम ऑल इन ऑल इज़ नॉट ओनली डेथ ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, बट उसने वर्चुअली मेरा और आपका रिश्ता स्टेट के साथ ख़त्म कर दिया है। अगर स्टेट जेन्युइनली इलेक्टेड हो तो फिर 27वीं तरमीम की और तनकीदें बनती हैं, लेकिन एक ऐसा पार्लियामेंट तरमीमें कर रहा है जो शायद इलेक्ट ही नहीं हुआ। जब लोग ECP के अंदर जाते हैं, अपने केसेस ले गए, तो ECP इज़ कंट्रोल्ड बाय द स्टेट, तो आपके पास कोई रूम नहीं है। तो जिस तरह स्मॉग की वजह से आपको सांस नहीं आ रहा, आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में ब्रीदिंग स्पेस फिनिश कर दी गई है। इनफैक्ट मैं यहाँ पे एक बात करना चाहूँगा, पहली दफ़ा आपको समझ आएगा कि माइनॉरिटीज़ ऑफ पाकिस्तान कैसे फ़ील करती, ख़वातीन जब पब्लिक स्पेसेस रिक्लेम करना चाहती है वो कैसे फ़ील करती हैं। प्रॉब्लम ये है कि आप थोड़े ग्रुप्स ऑफ लोगों पे सप्रेशन कर सकते हो, पूरी कौम पे नहीं कर सकते। इनफैक्ट इस वक्त KPK में जो सिचुएशन बनी हुई है, वहाँ के चीफ मिनिस्टर जिस तरह गुफ्तगू कर रहे हैं, जो सिराज उल हक साहब ने तकरीर की है KPK पार्लियामेंट में, और जो वहाँ पे अमन जरगा हुआ है, वी आर हेडिंग फॉर बिग ट्रबल। जो पूरा प्रोटेस्ट आज़ाद जम्मू कश्मीर में हुआ था, जो पाकिस्तान का इंटेग्रल हिस्सा है, हमारी जगलर वेन है, जो इंडिया को चेक में रखता है हर चीज़ के लिए, हमारे वाटर वर्क्स का ज़ख़ीरा है, ठीक, उसके अंदर अब नज़र आ रहा है कि एक अदम एतमाद होगा करंट PM के ख़िलाफ़, जिनके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट, एहतजाज, मुजाहरे चल रहे थे, और एक PPP बैक्ड PM आएगा। PPP बार बार क्लेम कर रहा है, बस 30 सीटें हैं, यानी कश्मीर भी मामला जो है वो सॉल्व होने नहीं ला रहा, वो लग रहा है कशीदगी की तरफ ही जाएगा। पंजाब गवर्नमेंट ने फ्रीजिंग ऑफ TLP की प्रॉपर्टीज़ और एसेट्स के ऑर्डर दे दिए हैं। होम डिपार्टमेंट कमिश्नर DCs को ये ऑर्डर इंप्लीमेंट करने को कह दिए हैं। अभी तक हमें नहीं पता साद रिजवी कहाँ है। ही इज़ द चैम्पियन ऑफ हाइड एंड सीक, अनडिस्प्यूटेड विनर।
ये उतने ही अच्छे हाइड एंड सीक प्लेयर हैं जितने इमरान रियाज खान साहब थे, जितने कई लोग हैं पाकिस्तान में, जितने ही बलोच स्टूडेंट्स थे, उतने ही अच्छे हाइड एंड सीक चैम्पियन जितने उसामा बिन लादेन थे, कि किसी को पूरे पाकिस्तान में पता ही नहीं है ये कहाँ पे। भारत तो उनकी सारी पार्टी पे क्रैकडाउन हो रहा है और लोग इसको अभी भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन साहब हैज़ टेकन दी ओथ टू बी द चीफ जस्टिस ऑफ द FCC, जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। अल्लाह उनके और उनके अहल खाना के लिए, उनकी फैमिली के लिए आसानियाँ करे। ये बहुत बड़ा एजाज़ है उनके लिए कि एक अदालती निज़ाम जो पहले ही पोलिटिसाइज था से उठकर वो दूसरे अदालती निज़ाम में चले गए। एंड में मैं बात करना चाहूँगा 2 ट्वीट्स की। एक नदीम फ़ारूक राजा साहब ने किए हैं जिनको हम बड़े पसंद करते हैं और शायद वो हमें भी थोड़ा थोड़ा पसंद करते हैं, और दूसरी शहजाद गियास शेख साहब की हैं, वो भी हमें बड़ा पसंद करते हैं और हम भी उनको थोड़ा थोड़ा पसंद करते हैं। नदीम फ़ारूक राजा साहब कहते हैं, रीसेट कंप्लीट, न्यू एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट एस्टैब्लिशमेंट जुडिशरी इक्वेशन एंड पैराडाइम हैज़ कम इनटू बीइंग, द न्यू पावर विल असर्ट इटसेल्फ मोर विजिबली एंड बिकम द न्यू मेन स्ट्रीम रियल पॉलिटिक वन, द ओवरटन विंडो स्टार्टेड टू शिफ्ट। शहजाद गियास शेख साहब कहते हैं कि 27वीं तरमीम जो है इज़ द फर्स्ट टाइम द एग्जीक्यूटिव हैज़ ट्राई टू डिस्ट्रॉय द जुडिशरी वेयर द जुडिशरी हैज़ रिपीटेडली ट्राई टू डिस्ट्रॉय द एग्जीक्यूटिव इन द पास्ट। पाकिस्तान जुडिशरी हैज़ ऑलमोस्ट ऑलवेज साइडेड विद द मिलिट्री इन द पास्ट। अब ये दोनों बातें इनकी दुरुस्त भी हैं और नहीं भी हैं, क्योंकि थोड़ी सी इनकम्प्लीट है। पाकिस्तान में कभी आज़ाद अदलिया नहीं थी। पाकिस्तान की अदलिया पहले और आज भी टूल था मिलिट्री स्टेट का फॉर ऑपरेशन ऑन पॉलिटिशियंस। जितने जितने हमले आपकी जुडिशरी ने किए हैं ऑन योर एग्जेक्टिव, वो ऑर्केस्ट्रेट मिलिट्री जुंटा कराती थी, वो ऑर्केस्ट्रेट मैं और आप नहीं करवाते थे। जो क्रिएशन ऑफ न्यू FCC है, ये कोई पैराडाइम शिफ्ट नहीं है। एक बॉडी थी, उस बॉडी को इस्तेमाल किया गया फॉर 75+ ईयर्स, फिर वो पुरानी होगी, उसको डिस्कार्ड कर दिया गया और नई बॉडी बना दी गई। आपके पास एक गाड़ी थी, आपने उसको 75-76 साल चलाया, जब वो 1 लाख माइल्स कर चुकी थी, उसके बाद डिसाइड किया कि नई गाड़ी बना लेनी चाहिए। पाकिस्तान में कुछ नहीं बदला। जो लोग आपको ये बता रहे हैं कि कुछ बदला है, वो सही भी हैं और गलत भी हैं, क्योंकि गाड़ी का मेक मॉडल वेरिएंट बड़ा है, लेकिन है वो गाड़ी ही, चलाओ उसको वही लोग रहे हैं। और ये बात आपने समझनी है। आपको पता है इतनी तकलीफ़ क्यों हो रही है आपको और मुझे कि हमारे सामने क्या हो रहा है? क्योंकि बहुत अरसे के बाद पर्दे के पीछे जो फिल्म चलती थी वो पर्दे के सामने चल रही है, और वो देख के हमें तकलीफ़ हो रही है। क्यों? आपके यहाँ मुलाजमीन भी होते हैं ना, तो आप एक सर्टेन लेवल ऑफ रिस्पेक्ट डिकोरम रखते हैं। बेशक वो आपके मुलाजमीन होते हैं, बेशक उन्होंने आपके हुक्म की अतात करनी होती है, लेकिन आप एक रिस्पेक्ट का रिलेशनशिप रखते हैं। तो बहुत सारी डिफ़िकल्ट चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन अगर आप उनको मारें, गालियाँ दें, उनकी पैसा लूटें, उनकी बीवी औरतों को हाथ डालें, उनको जेलों में डालें, तो फिर आसान लुक़्मे भी उनसे हज़म नहीं होते। तो जब कहानी सारी पर्दे के सामने आई, तब आपको और मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। पहले पोर्शंस में तकलीफ़ होती थी, कहानी पर्दे से आगे आ गई थी बलूचिस्तान के लोगों के लिए, फाटा के लोगों के लिए, इंटीरियर सिंध के लोगों के लिए, पर अब जब मेन स्ट्रीम सिटीज़ में कहानी और स्पेशली पंजाब में सामने आई है, तकलीफ़ और भी ज़्यादा हो रही है। अभी हमारे जितने ये दानिश्वर हैं, दोस्त हैं, हमारे से बड़े हैं, छोटे हैं, ये सारे कहते हैं ये काम सारा इमरान खान ने शुरू किया था। मैं उनसे इत्तफाक करता हूँ, ये काम इमरान खान ने शुरू किया था, लेकिन इमरान खान अपनी अगली 10 नस्लों समेत ये इमेजिन नहीं करता था कि मैं कितने स्पीडीली ये काम पूरा कर सकता हूँ। खान साहब के 3 साल थे पार्लियामेंट में, उन्होंने टगे की ये अचीवमेंट नहीं की थी जो इस गवर्नमेंट ने विदिन 2 ईयर्स कर लिए। तो खान साहब ने बिल्कुल एक अमल शुरू किया था, लेकिन फिर खान साहब जब निकाले गए तो जिस तरह उन्होंने इस सिस्टम के ख़िलाफ़ बगावत की है, वो किसी और ने नहीं की। शायद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उस वक्त अटैम्प्ट की थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के पास शायद सोशल मीडिया होता तो वो ये अटैम्प्ट को बड़े पैमाने पे कर लेते। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें इस स्टूपिड गेम में पढ़ना चाहिए कि इमरान खान ने शुरू किया, या ये शुरू हो गया था 90s में, या एक्चुअली शुरू तब हो गया था जब ज़िया साहब ने नवाज शरीफ को बनाया था, या फिर जब अयूब खान ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बनाया था। हम तो ये मानते हैं कि हमारी सारी सियासी जमातें माँ सवाए चंद दे के इस्टेब्लिशमेंट ने बनाया, पाला, बड़ा किया। MQM को देख लें, ठीक है, JUIF को देख लें, TLP टू सम एक्सटेंट एंड लार्ज एक्सटेंट देख लें। हमें प्रॉब्लम ये है कि एंड में कौन था जिसने बैटन पकड़ा हुआ था। एक 400 मीटर की रिले रेस है, 4 खिलाड़ी भागे, रेस सारी बराबर चल रही है, जिसके हाथ में एंड में बैटन है उसने फिनिश लाइन क्रॉस करनी है, और वो ओहदा ता हयात
हमेशा की तरह नून लीग और पीपीपी को ही दिया जाएगा। तो ऑल इन ऑल लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हमारे अजीज़ हम वतनों, पाकिस्तान में कुछ नहीं बदला, वही लोग मालिक हैं। आप आराम से सोते रहें, रिलैक्स करें, और सोते और रिलैक्स करने के साथ साथ 3,000 की सब्सक्रिप्शन पे करते रहें। और साथ की भरपूर फरमाइश पे, ये अक्सर औकात हम पिछले 2 साल से स्टेटमेंट सुन रहे हैं कि पाकिस्तान एक हार्ड स्टेट है, पहले सॉफ्ट स्टेट था। पाकिस्तान कभी सॉफ्ट स्टेट नहीं था, पाकिस्तान हमेशा हार्ड स्टेट था। लेकिन जो काम अयूब साहब नहीं कर सके, ज़िया साहब नहीं कर सके, याया साहब नहीं कर सके, मुशर्रफ साहब नहीं कर सके, अब पाकिस्तान को बिटवीन द मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट एंड द करंट गवर्नमेंट हमने हार्ड स्टेट से वेरी वेरी हार्ड स्टेट बना दिया। ये वेरी वेरी आप याद रखिएगा। जिस तरह सेंटर मुश्ताक साहब ने कहा कातिल स्टेट बन गया, मैं कातिल नहीं कहता क्योंकि मैं इतना बहादुर नहीं हूँ, लेकिन हम वेरी वेरी हार्ड स्टेट बन गए। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।